सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। और बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं मंजू जी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारी सभी सखियों को, श्रोताओं को भी शुभकामनाएं। और ये जो आध्यात्मिकता होती है ना रेणु जी, हमेशा ही हमारे मन को संबल देने का काम करती है। जैसे हम कभी दुखी हो, कुछ परिस्थितियां विपरीत हो, मन व्यथित हो, ऐसे में ईश्वर को याद करना हमेशा ही हमारे लिए बहुत ज्यादा सुखदायी होता है। बिल्कुल, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है हमें और एक विचारों को जो ठहराव मिलता है, उससे मन बड़ा शांत हो जाता है और जो परेशानी, हमारा जो मन विचलित होता है, उन सबको एक कहते हैं ना कि लगाम सी लग जाती है और एक ठहराव सा आ जाता है। जो सुकून हमें चाहिए होता है वो इन सब जगहों पर मिलता है। और भगवान बुद्ध ने हमें इसी तरह की जो है बातें कही थी, समझाई थी कि किस तरह से मन को कंट्रोल किया जाए, या फिर बहुत सारे ऐसे विचार, नकारात्मक भाव जो हमारे मन में आते हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए, मन को शांत कैसे किया जाए, ध्यान करने के बारे में उन्होंने हमें बताया। और आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं। जी हाँ, और आज वैशाख माह है। इसमें जो पूर्णिमा पड़ती है इसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है ना। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नगर में हुआ था और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं। वैसे मान्यता ये है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, इसलिए ये दिन बहुत पवित्र माना जाता है। और इस दिन लोग घरों में दीपक जलाते हैं, फूलों से घरों को सजाते हैं, यानी कि एक त्योहार जैसा होता है, उत्सव होता है, उस तरह से आज का दिन मनाया जाता है। दान, स्नान, पुण्य, धर्म, कर्म, बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं आज के दिन। बिल्कुल। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन मिष्ठान, सत्तू, जलपात्र, वस्त्र दान करने और पितरों का तर्पण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी जरूरतमंदों की सहायता करने का भी इस दिन के दिन बड़ा महत्व माना गया है। और वैसे भी जब भी कोई वार त्योहार, जो त्योहार आते हैं या कोई विशेष दिन आते हैं, तो उसमें ये मुख्य बात होती है कि जो जरूरतमंद होते हैं उनकी हम सहायता करें। तो ये एक कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि जो वंचित लोग हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिले। और उसके साथ साथ ये जो मिष्ठान है, सत्तू है, जलपात्र है, यानी कि ये गर्मी का मौसम है, तो इसमें जलपात्र यानी कि जो घड़े हम आदि खरीदते हैं, तो हम पहले उसको दान करें, यानी कि जो जरूरतमंद है, जिनके पास आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, उन्हें भी जलपात्र मिले, वो भी गर्मी में ठंडे पानी का सेवन कर सकें। सत्तू खाने की चीज है। वैसे ही फल, जैसे इस समय के जो मौसम के फल होते हैं, खरबूजा है, तरबूज है, ये सारी चीजें भी हम दे कर खाएं, यानी कि पहले हम बांटें, किसी और को दें, तब हम इसका सेवन करें। तो उसका आनंद भी अलग होगा। और वो जो तुमने सामाजिक व्यवस्था की बात कही कि एक समरसता होनी चाहिए समाज में, ये व्यवस्था इसलिए भी बनी हुई है। और रेणु जी, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को सुबह उठकर एक प्रार्थना करते हुए सुना है, और उस प्रार्थना में वो ये बात हमेशा कहते हैं कि ईश्वर सबसे पहले सबका भला करना और उसके बाद मेरा भला करना, यानी सबकी भलाई में मेरी भलाई नहीं। क्या बात है। ये जो भावना है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और भी ज्यादा पुष्ट करती है। बिल्कुल। और गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका तो बचपन से ही, जैसे बचपन में जो हम कहानी सुनते थे कि किस तरह से उन्होंने उस हंस को बचाया और उस पर झगड़ा हुआ कि किस तरह से बचाने वाला बड़ा है या जिसने गिराया उसका हक बनता है। तो इस तरह से जीवों पर दया उन्होंने बचपन से उनके मन में थी और एक समरसता की भाव तो उनके में हमेशा से थी। तो आज के दिन इसका विशेष महत्व हो जाता है। और वैसे भी एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है गौतम बुद्ध, जिन्होंने एक सरल और आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए सभी प्रकार की जो भौतिक संपत्ति थी, सुख था, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। बिल्कुल। और बुद्ध ने सभी के बीच गुणवत्ता के दर्शन और सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध की शिक्षाओं को उन साधनों के रूप में माना जाता है जिनके द्वारा अनुयायी अपने कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। दुनिया को दिया गया भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग समस्त दुखों के निदान का मार्ग है। हम भी अगर अपनाना चाहे तो अपना करके अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। मतलब चाहे क्या, वैसे
तो हम कहेंगे, आपसे गुजारिश यही करेंगे कि कोशिश करें, क्योंकि अहिंसा की जो बात है गौतम बुद्ध ने शुरू की और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए, और उस समय बहुत सारे ऐसे युद्ध थे जिनको कि एक तरह से कहें कि समाप्त कर दिया गया, या लोगों को विरक्ति हो गई कि ये अब हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। उस समय जो है राजाओं के बीच जो युद्ध होते थे तो बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते थे, और वो जो दृश्य होता था उसे देख करके किसी का भी मन विचलित हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, दृश्य बहुत हृदय विदारक होता है। लेकिन अब गौतम बुद्ध जब उन्होंने उसको समझा और एक तरह से एक बीड़ा उठाया कि इसका प्रचार प्रसार करना है, किस तरह से एक त्याग की भावना होनी चाहिए, या हर चीज का जो कहना चाहिए कि परिणाम जो है सिर्फ युद्ध से नहीं हासिल हो सकता, शांति से भी हो सकता है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने समाज के सामने रखी, और सिर्फ रखी नहीं बल्कि जिस प्रभावशाली तरीके से रखी तो उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए। और वैसे भी पूर्णिमा का जो खास तौर से आज का दिन है, इसका विशेष महत्व तो है ही। बिल्कुल, जो चंद्रमा का प्रभाव है वो अपने पूर्ण रूप में होता है, इसलिए इस दिन चंद्र ग्रहण की पूजा का विधान है ताकि चंद्रमा का शुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहे। और ऐसे ही बहुत सारे जो महान व्यक्तित्व हैं उनका जन्म अगर हम देखें मंजू, तो पूर्णिमा के दिन हुआ है। एक बार फिर हम बुद्ध पूर्णिमा की अपने सभी श्रोताओं को ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की
तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे रोल, सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा फले, सुख शांति की छाया में जन गण मन का प्रेम पले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। रेणु जी, ये गीत हमने सुना और जैसे कि हम भगवान बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे, शांति का संदेश उन्होंने दिया और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बड़े महान कार्य किए हैं, तो वो भी एक तरीके से शांति का संदेश है या यूं कहें देश के लिए किया गया एक बड़ा ही महान कार्य है। तो जो व्यक्ति अपने देश के लिए करता है वो अपने आप में बड़ा महान हो ही जाता है या ऊंचा दर्जा उनका खो ही जाता है। यानी कि डॉक्टर सीमा राव की बात जी हाँ, जी हाँ, हमारी सखी है डॉक्टर सीमा राव। लेकिन मंजू, आज हम कुछ और भी बातें बताएंगे, वो हम अभी अपनी श्रोताओं को बता दें ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन हम यानी कि साझा करेंगे आपसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा खरीद लेना चाहिए या थोक में खरीदो तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि आपको इकट्ठा नहीं खरीदना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। और वहीं बच्चों की जब परवरिश करनी हो तो उन्हें किन किन चीजों किस तरह से किया जाए ताकि मतलब वो डरे नहीं बल्कि उन्हें संभाल कर रखा जाए, है ना। क्योंकि परवरिश जो है हर माता पिता करते हैं, लेकिन परवरिश का अंदाज सबका अलग अलग होता है और यही बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि बच्चे को संभालना जरूरी है, लेकिन डरा कर संभालना ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन उसी तरह से आम जो है आजकल हम सब खा रहे हैं, उसके बारे में क्या दिलचस्प जानकारी हम लेकर आएंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो मंजू तुमने कहा ना कि कमांडो ट्रेनर डॉक्टर सीमा राव की बात करेंगे। आप देश की पहली और इकलौती महिला कमांडो ट्रेनर हैं। इन्हें भारत की सुपर वुमेन कहा जाता है और 20 सालों से वे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी समेत पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो को ट्रेनिंग दे रही हैं। उनका नाम उन 5 चुनिंदा महिलाओं में आता है जिन्हें जीत कुंडो मार्शल आर्ट आती है, जिसे ब्रूस ली ने इजाद किया था। क्या बात है। डॉक्टर सीमा राव सशस्त्र बलों के जवानों को रिफ्लेक्स फायर यानी आधे सेकंड में, मतलब आप सोचिए आधा सेकंड कितना कम होता है, आधे सेकंड में किसी को शूट कर देने की ट्रेनिंग देने के लिए भी जानी जाती हैं। आप कहती हैं कि मैं बचपन में बहुत कमजोर थी और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए मैंने मार्शल आर्ट सीखा और अब
अनआर्म्ड कॉम्बैट में ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। और डॉक्टर सीमा का विवाह मेजर दीपक राव से हुआ। एक दिन वो दोनों मॉर्निंग वॉक पर गए तो देखा कि जवान अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने पूछा तो पता चला कि आर्मी का ट्रेनिंग स्कूल है ये। फिर उन्होंने वहां के कमांडेंट ऑफिसर से मिलकर एक वर्कशॉप की योजना बनाई। धीरे धीरे आर्मी की अलग अलग यूनिट्स उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बुलाने लगी और इसके बाद उन्होंने शूटिंग सीखी और इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा। फिर सीमा जी ने आर्मी की अलग अलग यूनिट्स में इसके डेमो दिए यानी प्रदर्शन किया और इस तरह वे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स को ट्रेनिंग देने लगी, प्रशिक्षण देने लगी और उनका जो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है क्लोज क्वार्टर बैटल CQB यानी दुश्मन के साथ 30 मीटर के अंदर लड़ाई करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल। और इस ट्रेनिंग के कई सब्जेक्ट हैं जैसे कि कमांडो सिचुएशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, अनआर्म्ड कॉम्बैट, रिफ्लेक्स शूटिंग और ग्रुप शूटिंग। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, कमांडो विंग, NCG, मरीन कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स को ट्रेनिंग दी है। क्या बात है। डॉक्टर सीमा राव का कहना है कि पहली और सबसे बड़ी सीख है अनुशासन। अनुशासन के बिना कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। दूसरी है रणनीति। सही रणनीति का इस्तेमाल कर एक हारी हुई जंग को भी जीत में बदला जा सकता है। और तीसरा है साहस, यानी कि अनुशासन, रणनीति और साहस। साहस जब हार का सामना करना पड़े तो साहस ही एक ऐसी चीज है जिसके सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर सीमा राव ने अब तक लगभग 20,000 जवानों को ट्रेनिंग दी है और ये सिलसिला अब भी जारी है। वे देश की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। उसके इसी समर्पण व जज्बे के लिए साल 2019 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सीमा कहती है कि उम्र तो सिर्फ एक संख्या है, मेरे इरादे अब भी फौलादी है। इसीलिए तो दुनिया ने कहा सीमा राव द वंडर वुमेन। क्या बात है। तो कमांडो ट्रेनर सीमा राव को हम नमस्ते करते हैं और उनका क्या कहना चाहिए कि मतलब बहुत अलग तरीके का काम और एक अकेली महिला ऐसी हैं जो ये तरह से ट्रेनिंग दे रही हैं या यूं कहें कि इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी। और रेणु जी और एक जानकारी हम यहाँ देना चाहेंगे कि ये जितने भी इनको ट्रेनिंग देती है ना वो मुफ्त में देती है, उसके लिए वो कोई भी पारिश्रमिक नहीं लेती है। और दूसरी बात ये भी है कि वे पुरुषों को ट्रेनिंग देती है और वो महिला है, तो सोचिए कि उनके अंदर कितनी ताकत की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन फिर भी वो हारी नहीं है और अब तक इतने सारे जवानों को वो ट्रेनिंग दे चुकी है और दे रही है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। महिलाएं अक्सर ये सोचती है ना कि भाई हम तो पुरुषों के समान थोड़ी ताकत है हमारे अंदर, हम तो कमजोर है, लेकिन ये डॉक्टर सीमा राव है ये इस बात को खंडित करती है। बिल्कुल खंडित करती हैं। और बल्कि उनकी जो 3 चीजें हैं ना, रणनीति, साहस और अनुशासन, अगर हम इसकी गांठ बांध लें तो क्या नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं और इन बातों की हमें गांठ बांध ही लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे मुश्किल वक्त में हमारे बहुत काम आएंगी। लेकिन फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते
लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। रेणु जी, देखिए ये जो गाना है ना, ये भी अपने आप में हमें बहुत ताकत देने का काम करता है कि सूरज रे जलते रहना। यानी परिस्थितियां कैसी भी हो या लोग कुछ भी कहें, लेकिन सूरज का काम है जलना, सबको रोशनी देना और धूप देना, और उन्हीं की वजह से प्रकृति जो है वो बची हुई है, और हमारा जीवन भी सूर्य की किरणों के बिना नहीं चल सकता। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी वनस्पतियां हैं, अनाज उगते हैं, इन सब में ये सूर्य की रोशनी की बहुत जरूरत पड़ती है। और आजकल के मौसम की अगर हम बात करें, वैसे तो सूरज बहुत तप रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत गर्मी है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ इस गर्मी के मौसम में आम का अपना ही मजा है ना? बिल्कुल, तो मीठा रसीला आम, सुगंधित आम। और जब भी गर्मी हमें थोड़ा परेशान करती है और इस समय मसालेदार भोजन खाने का हमारा ज्यादा मन नहीं करता, तो हम ये सोचते हैं कि ठंडा ठंडा आम का रस क्यों ना पी लिया जाए, और उसी से ताजगी भी मिल जाती है और पेट भी भर जाता है। तो इस आम के रस के साथ हम रोटी भी खा सकते हैं, तो शाम को सब्जी भी नहीं बनानी पड़ती है। हाँ। तो जहां भी गर्मी लगती है, अगर आम याद आ जाता है तो गर्मी की जो तपिश है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मन खुश हो जाता है। बिल्कुल, और आम के रस के साथ चावल भी खाया जा सकता है, आम के रस के साथ सेवइयां भी खाई जा सकती है, यानी एक पूरा भोजन हो जाता है केवल आम के रस के साथ। मंजू, कार्यक्रम करें या घर चलें? नहीं नहीं, बिल्कुल, अभी तो कार्यक्रम करना है, उसके बाद हमें घर चलना है। तो भाई देखो, अलग अलग आम है, अलग अलग प्रांत, अलग अलग शहर की अपनी खासियत है इन आमों में। उनकी खुशबू अलग होती है, उनका रंग अलग होता है, आकार अलग होता है, और अपनी खुशबू से ये बता देते हैं कि ये कौन सा आम है। और इनके नाम भी बहुत ही दिलचस्प होते हैं। तो भाई इनकी खुशबू लाजवाब होती है। और हम कभी वहीं देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आम अच्छे होते हैं, इनके जो बगीचे होते हैं उसमें अगर आप चले जाएं, कितना मजा आता है। इतने घने इसके वृक्ष होते हैं, उसके नीचे बैठ जाइए, फिर आम खाइए, उसका मजा ही और है। हाँ, है ना? और बगीचे में जाकर के आम तोड़ने का जो मजा होता है ना, वो एक अलग ही मजा होता है। भले ही हम बाजार से कितने ही खरीद लें, लेकिन जब बागीचे में जाएं और बहुत सारे आम लगे हुए देखें, तो मन मचल ही जाता है कि एक आम हम अपने हाथ से तोड़ें। क्या बात और है। जिस तरह पश्चिमी देशों में सेब और अरब जगत पे अंगूरों की दीवानगी है, उसी तरह हमारे देश में लोग आम के स्वाद के दीवाने हैं। क्यों ना हो भाई, वेदों में भी आम को बहुत मतलब कहना चाहिए कि वेदों में भी इनका जिक्र है, और वेदों से पता चलता है कि आम को विलास का प्रतीक माना जाता है। और महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में इसका गुणगान किया है। सम्राट अकबर ने दरभंगा में आम के 1,00,000 पौधे लगवाए थे। वो बाग आज भी लाखी बाग के नाम से मशहूर है। मंजू, अरे वाह, क्या बात है। और आम के कई रूप हैं, जैसे कि आम का बोर, केरी या कच्ची अंबिया, और पका रसीला आम। और आम की लोकप्रियता हमारे देश में इतनी है कि पुराने लोकगीतों में भी इनका उल्लेख हमें मिलता है। आम के विभिन्न रूपों से कई चीजें बनाई जाती है, जैसे कि आम का पन्ना, अचार, मुरब्बा या जैम, और आमचूर। और आमचूर की खटाई तो कई सारे व्यंजनों का स्वाद बढ़ाती है। रोजमर्रा में जैसे नमक चाहिए, वैसे आमचूर भी चाहिए होता है। उसके साथ साथ आम पापड़ भी बनाया जाता है, जो किसी भी समय में आप जब उसको खाते हैं मीठा मीठा, तो आम का भी
आपको स्वाद मिलता है, खुशबू मिलती है, वहीं थोड़ा थोड़ा खट्टापन भी उसका मजा दुगना कर देता है। और कई जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना रेणु जी, उसमें आम के पत्तों का भी रखना अनिवार्य समझा जाता है। बिल्कुल, मतलब वो इतने पवित्र समझे जाते हैं कि जब कोई इस तरह का अनुष्ठान करो तो आम के पत्ते उस एक लोटे के अंदर रख दिए जाते हैं, कलश में रख करके, और उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। तो ये भी अपने आप में बड़ा एक शुभदायक माना जाता है। आम का पल्लव रखा जाता है और इसके साथ साथ आम की लकड़ियों से ही हवन भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आम है, वैसे भी फलों का राजा आम है, लेकिन खास है। खास भी है। तमिलनाडु के कृष्णगिरी के आम तो दुनिया भर में मशहूर है। फलों के इस राजा को भारत का राष्ट्रीय फल यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके स्वाद के तो हम सब मुरीद हैं ही, क्यों दोस्तों, आप भी होंगे। और इसके अंदर तो गूदा होता है, वो हमारा हाजमा तंदुरुस्त रखने में मददगार होता है। वहीं इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा आम वही माना जाता है जिसमें रेशा कम हो और गुदा ज्यादा हो और मीठा हो। आम के पेड़ को हमारे यहाँ खुशियों से जोड़कर भी देखा जाता है, जैसा कि हमने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों में इसके पत्तों का प्रयोग होता है। विभिन्न प्रजातियों के लिए एक ही पेड़ में कई तरीके के आम उगाने के लिए हाजी कलीमुल्लाह खान मशहूर है, क्योंकि उन्होंने वाकई कमाल कर दिया, क्योंकि मलिहाबाद के आम बहुत प्रसिद्ध हैं। वहीं पर आम के लिए कलम बांधने की कला में इन्होंने महारत हासिल की। हाजी साहब को इस हुनर के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वे कलम लगाकर आम के एक ही पेड़ में 300 किस्मों के आम पैदा कर चुके हैं और दुनिया के 3/4 से ज्यादा आम, अब हम आपको बता दें कि एशिया में पैदा होते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा हमारे देश में पैदा होते हैं। अरे वाह, क्या बात है रेणु जी। और हमारे देश की कुछ खास किस्मों के नाम है, ये नाम भी बड़े खास हैं। तो उनमें से कुछ के नाम हम आपको बताते हैं कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बैंगनपल्ली, हिमसागर, फजली, खासा, प्रिंस, आबे हयात, अल्फांजो, केसर, किशनभोग, मलगोवा, नीलम, वनराज, जर्दालू, मल्लिका, रत्ना, अर्का अरुण, बम्बई ग्रीन, हलवा और लखनऊ सफेदा। ये कुछ किस्में हैं, अभी बहुत सारी बाकी हैं, लेकिन अब बहुत सारे नाम हम लेंगे तो बहुत सारे हैं। चौसा है, तोतापरी है, सिंदूरी है, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं और सबके आकार भी अलग अलग होते हैं। और इन नामों के किस्से भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं। हर आम पहली बार जहाँ पाया गया या जिसके यहाँ पाया गया, उसकी उसी जगह या उस व्यक्ति के नाम से और उसके काम के हिसाब से ये नाम पड़े। शहरों के हिसाब से भी नाम पड़े हैं। तो कुछ इसी तरीके से इनके किस्से हैं और तरह तरह के व्यंजन भी इनके बनते हैं, खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। और फिर तो कितनी चीजें हैं, हम नए नए प्रयोग करते रहते हैं इनके व्यंजनों के साथ ना, आमों के साथ भी। हाँ, तो आज तो जरूर आम का रस हर घर में मुझे लगता है बनेगा और आम के रस का सब लोग आनंद लेंगे। मंजू, हम बार बार घड़ी देख रहे हैं कैसे 4 बजे और हम भागे, क्योंकि बहुत हो गया। लेकिन फिलहाल हम गीत सुनवाते हैं, तब तक एक आम खा लेते हैं जी। नाके मुके चुंकले, नाके मुके चुंकले, टम गली गो टम गली, टम गली गो टम गली। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। गली गो टम गली, टम गली गो टम गली, नाके मुके चुंकले, नाके मुके चुंकले, टम गली गो टम गली। जान मुसाफिर रात के, जान मुसाफिर रात के, क्यों सुने हमारी बातें। तूने तो देखी होंगी ऐसी कितनी ही रातें। छुप जा रे, जा छुप जा, तेरी मिन्नत का बार करे, या गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करे।
नाके मुंह पे चुनकले, नाके मुंह पे चुनकले, टॉम गली गो टॉम गली। छुपना है तो जल्दी छुप जा, जा 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 जा, छुपना है तो जल्दी छुप जा, रात है थोड़ी बाकी, जाते रहना जाए दोनों मैं और मेरा साथी। छुप जा रे जा, छुप जा, यूं कब तक हम तकरार करें। तेरी मिन्नत 100 बार करे, आ गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें प्यार करे, आ गुप चुप प्यार करे। रेणु जी, गुपचुप हमने आम से प्यार तो कर लिया और गुपचुप हमने उसका रस भी खा लिया, और चूसने वाला जो आम है सोच रहे हैं कि बाद में वो चुपके से जाके चूस भी लेंगे। हाँ भाई, वो देसी आम जो होता है ना, हम लोगों ने बात तो कर ली कि हाँ ठीक है रेशा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देसी आम में जो रेशे होते हैं ना, उनका अपना मजा होता है चूस के खाने का। और जब गाँव में अगर आप आम खाते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है। पेड़ से निकाला, उसमें ज्यादा उसको निचोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं कि उतना उसको संभालना नहीं पड़ता है। बस ऐसे चूसा और फेंक दिया, मतलब रईसी अलग होती है उसको खाने की, है ना भाई। जैसा कि हमने बात करी ना कि एशिया में सबसे ज्यादा आम होते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा आम भारत में होते हैं, तो भाई इतना तो अधिकार हमारा बनता है। भाई अधिकार की बात मत करो, क्योंकि बच्चों पर हमारा बड़ा अधिकार होता है और हम बड़े मजे से उन्हें कुछ भी कह देते हैं और किसी भी तरह से धमका लेते हैं, किसी भी तरह से डरा लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं ना हम लोग। हाँ, ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो परवरिश है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता के ऊपर। और जिंदगी को लेकर हमारा नजरिया इतना डरावना होता है कि उसमें शरारतों और संवेदनाओं के रंग उभर ही नहीं पाते बच्चों के प्रति। और हम बच्चों को प्ले स्टेशन, कंप्यूटर गेम और आईपॉड तो खेलने देंगे, लेकिन जब मैदानों, खेत खलिहानों या नदियों के किनारे खेलने की बात आती है तो हम इसकी इजाजत उन्हें कतई नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि हम डरे हुए रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि अरे बच्चे को कुछ हो गया तो, अगर इसे लग गई तो, ये गिर गया तो। और इसी वजह से हम उसे प्रकृति से, मिट्टी से, पानी से इतने दूर करते चले जाते हैं कि बच्चे का विकास जो है, ये सब बातें उसमें अड़चन पैदा करती है। ये तो बात हो गई कि ये डरने की कि कहीं नदी तालाब में गिर न जाए, लेकिन मंजू कहीं कहीं ये नहीं लगता कि जो मिट्टी में खेलने की बात है, इस बात से भी हम डरे रहते हैं कि काम बढ़ जाएगा हमारा। हाँ। और हम डरते हैं कि नहीं 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 मिट्टी में मत जाना, अरे बहुत गंदे हो जाओगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर हाथ पैर धुलाओ, फिर वहां जहां पानी नल के पास होगा वहां मिट्टी फैल जाएगी, हमें वो सफाई करनी पड़ेगी। तो वो हम बच्चों को डरा देते हैं, नहीं 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 जाना मत, वहां कीड़े होंगे। इस तरीके की चीजें हम बच्चों के मन में डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि वो बच्चे उन सारी चीजों से दूर होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप सिर्फ वो मिट्टी से डरेगा, फिर वो बहुत सारी चीजों से डरने लगेगा। और ये डर जो है, ये ग्रंथि अगर बन गई है एक बार, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमें नहीं लगता कि इसकी कोई खास दवा आज तक बनी है। जी, और बड़े होने के बाद में भी ये डर उनके अंदर घर किया हुआ ही रहता है। और जब कुछ कर गुजरने की बात आती है ना रेणु जी, तब भी वो इन चीजों से डरे डरे ही रहते हैं, यानी कि पूरे व्यक्तित्व पर उनका असर इन बातों का पड़ता है। इसके लिए बचपन में बच्चों को इन चीजों से डराना नहीं चाहिए, बल्कि हाँ, संभालना एक अलग बात है, या सावधानी रखना ये एक अलग बात है जो सभी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे कि तुमने कहा ना कि व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। बच्चे जब विकसित हो रहे हैं, यानी कि बच्चों के तो विकास की अभी समय है, उनको मतलब ग्रोथ हो रही है, उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ऐसे में उनके विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जैसे कहा ना कि अब एक ग्रंथि बन गई उनके मन में, एक ग्लैंड डेवलप हो गई कि अरे डर रहे हैं, अरे हम ये करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये करेंगे तो कुछ हो जाएगा। जो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम बात करें तो हम बहनें बड़ी आसानी से अपने काम को आसान करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरह से एक आध चीजें रखते हैं घर में ना। हाँ। कि देखो पुलिस आ जाएगी, है ना, या वो कोठरी जो है ना वो बंद रहती है, अगर ये काम करोगे, शैतानी करोगे तो हम उसमें बंद कर देंगे। तो कुछ इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी न रखें। हाँ, क्योंकि ये डर एक बार जो समा जाता है उनके मन में, जीवन पर्यंत निकलता नहीं है। और उसके बाद जब हम बच्चों को कोई काम करने के लिए बोलते हैं, भाई उस कमरे में से वो चीज उठा लाओ, तो हमेशा एक डर उनके मन में बना रहता है कि अंधेरा है, वहां कोई आ जाएगा, मुझे पकड़ लेगा। और इस डर की वजह से वो उनके बच्चे के व्यक्तित्व का पूरा विकास
नहीं हो पाता है। और एक बात और है रेणु जी कि हम टीवी के ऊपर जो विज्ञापन देखते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती है कि बहुत सारे कीटाणु है, विषाणु है, वायरस से ये अगर बच्चे ने जरा सा कहीं हाथ लगा दिया तो उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन डर की वजह से भी माता पिता जो है बच्चे को इतना प्रोटेक्टिव रखते हैं कि उन्हें किसी भी चीज को वो छूने नहीं देते और मिट्टी को तो जरा भी वो हाथ नहीं लगाने देते। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा कहीं बीमार तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो बहुत ज्यादा ख्याल करने की प्रवृत्ति है, ये भी बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर रही है। बिल्कुल। इसके लिए हमें बच्चे को थोड़ा सा खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वायरस तो सभी जगह पर है, कीटाणु सभी जगह पर है, लेकिन इसकी बजाय उन्हें इस बात की शिक्षा दी जाए कि हाइजीन किस तरह से रखा जाए, सफाई किस तरह से रखें, या खेलने के बाद किस तरह से साबुन से हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, ब्रश किस तरह से करें। और एक बात और है, जैसे तुमने कहा ना कि ध्यान रखें, तो आप निगाह रखिए उनके ऊपर, लेकिन एक अंकुश जो हर वक्त रखना या डराना धमकाना वो ना करें, बल्कि दूर से उनके ऊपर निगाह रखें कि उन्हें क्या क्या करना है वो बताते रहें कि अच्छा तुम आए हो, लो हाथ धो लो, खूब अच्छे से पैर धो लो, हाथ साफ कर लो, फिर जाना इधर, या कुछ खाना है तो उसके पहले आप सफाई का ध्यान रखिए, जहां बैठ रहे हैं उन जगहों पर आप किस तरह से साफ सफाई रखनी है इस बात का ख्याल रखिए। तो इन सारी चीजों के बारे में बताएं, ना कि कुछ ऐसा भय रखें। लेकिन फिलहाल और सुनते हैं ये गीत। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख्याल आए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख्याल आए हुए। बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, हंसी लबों पे मगर दिल पे चोट खाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। हजार पर्दे हों पहरे हों या हो दीवारें, हजार पर्दे हों पहरे हों या हो दीवारें, रहेंगे मेरी नजर में तो वो समाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है, किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है, ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख्याल आए हुए। एक बात और है, बड़ी सामान्य सी बात है,
ज्यादा शैतानी करोगे तो स्कूल भेज देंगे, है ना, या तुम्हारी टीचर से कह देंगे। ये जो सामान्य चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत तकलीफ देती हैं, और वो अगर उनका व्यक्तित्व बिगड़ेगा तो जाहिर है परेशानी तो हमें ही होगी ना। बिल्कुल। और ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे बचपन में अलमस्त एकदम घूमते फिरते खेलते कूदते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि बड़े होकर के अस्थमा और एलर्जी जैसी जो चीजें ना, वो उन्हें आसानी से छू नहीं पाती। लेकिन जिन बच्चों को घर में रखा गया है, सिर्फ हमेशा उन्हें मोबाइल, टैब या कोई गेम वगैरह दे दिया जाता है और वो चुपचाप बैठ करके घर में खेलते रहते हैं, उन बच्चों को इन बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए उनको प्रकृति से थोड़ा जुड़ाव और प्राकृतिक इन चीजों से उनका तारतम्य बिठाना थोड़ा जरूरी भी हो जाता है। बिल्कुल जरूरी है। अक्सर हम पेड़ के नीचे नहीं जाने देते कि कहीं कुछ गिर न जाए, वहां से कीड़े वगैरह न लग जाए, तो ऐसा मत करिए और पेड़ के नीचे जाने दीजिए, बारिश के पानी में नहाने दीजिए उनको, है ना। और इसके साथ साथ एक बात और है मंजू, कि उनको कहने और ना कहने के बजाय बेहतर हो कि हम खुद वो काम करें, तो जाहिर है कि बच्चे अपने आप करेंगे, और अगर आपका डर निकल जाएगा तो उनका भी निकल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जैसे हमने कहा मिट्टी में खेलने दें या दौड़ने दें, लेकिन अगर कोई बीमारी है तब ऐसा ना करें जी। उसके लिए आप सतर्क रहें। ये सब बच्चों के लिए लागू नहीं होता है, हाँ, लेकिन रोजमर्रा में जो डराने वाली बात है कि ये करोगे तो हम पापा से कह देंगे, वो करोगे तो दादाजी से कह देंगे, वो कहोगे तो वो जो सड़क पर दादाजी जाते हैं ना छड़ी लेके, उनको बता देंगे, तो इस तरीके का जो डराने वाला कार्यक्रम है वो बंद कर दीजिए। और बच्चों से छोटे मोटे काम करवाना भी बहुत जरूरी है। जैसे उन्हें बाहर कुछ बिस्किट खरीदने के लिए या कोई छोटी मोटी कोई चीज खरीदना हो तो उन्हें बाहर हमें भेज करके जरूर ये काम उनसे करवाना चाहिए। और अक्सर हम कुछ भी काम बिगड़ जाने की आशंका से उन्हें कुछ हाथ ही नहीं लगाने देते। अरे तुम करोगे तो अरे ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, और इस चक्कर में बच्चा सीख ही नहीं पाता है। बाहर जाकर के लेन देन वाली जो बात है उसमें अगर आपको उसे प्रवीण बनाना है या आत्मनिर्भर बनाना है तो बचपन से ही ये आदत उनमें डालनी होगी कि जाओ भाई ये चीज खरीद लाओ। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी गई तो बच्चे को हम समझा सकते हैं कि देखो तुमने पैसे ठीक से नहीं गिने या चीज ठीक से नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे का आत्मविश्वास बनेगा वो उसे अपने पैरों पर खड़े होने में बहुत मददगार साबित होगा और एक अलग व्यक्तित्व निखर कर आएगा, आत्मविश्वासी होगा आपका बच्चा। क्योंकि बिल्कुल सही तुमने कहा कि हिसाब बिगड़ जाएगा। हो सकता है आप सब्जी मंगवा रही हैं, कुछ थोड़ा सड़ी गली आ जाए, उसको समझ में आएगा कि देखो ये ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए जी। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रशिक्षण है जो बच्चों को घर से ही मिलता है, तो आप देना शुरू करें। और इन छोटे छोटे डरों से पहले आप खुद बाहर निकलें और बच्चों को भी डराने से, और डराने की बजाय उन्हें सावधान और चाक चौबंद रखना सिखाएं कि सावधानी किस तरह रखी जाए ताकि हमारा नुकसान ना हो, बजाय इसके कि उन्हें डरा दिया जाए कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। इससे हमारा भी नुकसान है और बच्चों का भी नुकसान है। बिल्कुल। लेकिन संगीत का नुकसान हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सुनते हैं ये गाना। खेलते हो बार बार किस लिए, मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, टूटे हुए खिलौनों से प्यार किस लिए, टूटे हुए खिलौनों से प्यार किस लिए, मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, मिट्टी से खेलते हो
हाँ, तो रेणु जी, पतिता फिल्म का ये गाना हमने सुन लिया कि मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि मिट्टी से खेलने दीजिए बार बार बच्चे को, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि हम मनुष्यों में एक इकट्ठा करने की बड़ी एक प्रवृत्ति होती है, और वैसे अगर जैसे किसी चीज की कमी हमें लगती है कि अरे ये चीज अब बाजार में थोड़ा कम मिल रही है या मुश्किल से मिल रही है, तब ये इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। और हमें लगता है बहनों में कुछ ज्यादा ही होती है, क्योंकि वो सोचती हैं कि घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो कहीं से भी कोई नंबर कम ना हो जाए, यानी कि उनका 100% जो है वो अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकें। तो ऐसा नहीं है, घर गृहस्थी है, थोड़ा 19-20 चलता है। आप किसी ऐसे होटल में नहीं रह रही हैं कि किसी भी चीज में आपने कह दिया आज ये नहीं है तो कोई बुरा मान जाएगा, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ फ्रोजन फूड्स होते हैं, उनके लिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम कभी कभी रख लेते हैं और फिर फ्रीजर खोलना भूल जाते हैं और फिर उनकी डेट एक्सपायरी हो जाती है। हाँ, और वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक, अगर हम वैसे भी उनमें गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो ज्यादा कुछ खास उसमें होता नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत पुराना अगर वो हो गया है तब तो गुणवत्ता उसमें बिल्कुल भी नहीं रहती है, और खराब होने की आशंका इसलिए भी ज्यादा बनी रहती है क्योंकि उसका जो तापमान है वो हमें बहुत ठंडे तापमान पर उसको रखना पड़ता है। जैसे अगर 1-2 घंटे के लिए आपके घर की लाइट चली गई, फ्रिज बंद हो गया, तब उसके बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब लाइट जाती है तो हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, और वो फिर गर्म होके फिर से जब ठंडा होता है तो उसका कुछ भी नहीं बचता है। वैसे तो जैसे तुमने कहा ना कि गुणवत्ता की बात, तो जाहिर है कि पोषण तो उसमें कुछ खास रहता नहीं है, गुणवत्ता भी चली जाती है, स्वाद भी खत्म हो जाता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। ऐसे ही फ्रोजन फूड में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हरी मटर की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, या आजकल जो टिक्की आदि बनी हुई आती है, चिप्स बने हुए आते हैं, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। और ये लोगों में बड़ी लोकप्रिय भी है क्योंकि इसके लिए हमें कुछ करना कुछ नहीं होता है ना, जैसे लेकर के आए और सीधा गरम कर लिया और खा लिया, या फिर तल लिया। करना तो बहुत पड़ता है, बस सोच की बात है, और बस थोड़ा फैंसी सा लगता है मंजू, इसलिए हमें लगता है कि पसंद आता है लोगों को, बाकी कुछ नहीं है। आप कभी बना के देखिए, आलू तुरंत उबालिए और बनाइए टिक्की, देखिए कितनी अच्छी बनती है, और उसका स्वाद बिल्कुल अलग होगा। और पोषण के दृष्टिकोण से भी वो ज्यादा अच्छा होगा। और जबान के लिए भी अच्छा होगा, जीभ को भी बहुत पसंद आएगा, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज है रेणु जी, ब्राउन राइस। कई लोग, वैसे तो ज्यादातर लोग सफेद चावल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल प्रचलन में है ब्राउन राइस, यानी कि भूरे जो चावल होते हैं उनकी थोड़ी कम पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, तो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से वो अच्छे होते हैं। लेकिन जिस तरह से सफेद चावल के बारे में कहा जाता है ना कि जितने पुराने होते हैं वो इतने अच्छे खिल के बनते हैं, लेकिन ब्राउन राइस के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। वो जितने पुराने होते हैं वो उतने अच्छे नहीं बनते। इसके लिए ब्राउन राइस को भी हमें बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। एक महीने में आप जितना उपयोग कर सकते हैं, 1, 2, 3 किलो, उतना ही हमें लाना चाहिए। बिल्कुल सही तुमने कहा, क्योंकि वैसे तो चावल के लिए बिल्कुल यही कहावत भी है कि ये पुराना चावल है, तो यानी कि उसकी गुणवत्ता हम ज्यादा अच्छी मानते हैं, लेकिन ब्राउन राइस पर ये बात लागू नहीं होती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सब्जियां तो सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा दिनों के लिए न खरीदें तो बेहतर है। हाँ, कई लोगों की आदत होती है ना, एक हफ्ते भर की या 10 दिन की या 15 दिन की सब्जियां एक साथ ले आते हैं, 2-3 थैले भर के, और फिर उसे फ्रिज में रख देते हैं। अब वो 2 दिन के बाद ही वो बासी होने लगती है और उसका स्वाद जो है वो भी खराब होने लगता है। नहीं, तो उसमें एक वो है ना कैलकुलेशन, पहले हरी सब्जियां पकाते हैं, पालक ये पत्तेदार वाली, फिर उसके बाद थोड़ी वैसी टाइप वाली जो थोड़ी कम नाजुक कम होती हैं, फिर उनके बाद और वैसी वाली जैसे कि थोड़ी कठोर होती है, हाँ, और ज्यादा जो कठोर होती हैं, तो उनको हम उसी तरह से उसी श्रेणी में रखते हैं मंजू। ऐसा नहीं, बहुत संभाल के हमारी बहनें करती हैं ये काम। रेणु जी, हम यहाँ कितनी भी चतुराई बता दें, लेकिन बात ये है कि जो चीज हम फ्रिज में रख देते हैं एक बार, धीरे धीरे उसके स्वाद में और उसकी गुणवत्ता में कमी तो आती ही है, चाहे आप पहले पत्ते वाली सब्जी बनाए या फली वाली सब्जी बनाए। भाई, तो अब नहीं खरीदेंगे और हफ्ते में 2 बार जाएंगे। तो इसलिए हमें केवल 2 दिन या 3 दिन चल जाए उतनी ही सब्जी खरीदना चाहिए, बहुत ज्यादा खरीदना नहीं चाहिए। इसके अलावा हम तेल की बात करते हैं, खास तौर पर जो जैतून का तेल होता है वो भी जब पुराना हो जाता है तो भी गुणवत्ता के दृष्टिकोण से वो बहुत कम हो जाता है। और केवल जैतून के तेल की बात नहीं करते, बाकी दूसरे जितने भी तेल हैं, खाद्य तेल जितने भी हैं, वो भी जैसे जितने दिन ज्यादा दिन पड़े रहते हैं, धीरे धीरे उनके गुणों में कमी आने लगती है। आप खुद देखेंगे, आपने अनुभव भी किया होगा, आप सबने, हमारे श्रोताओं
महिलाओं ने कि उसका गाढ़ापन और बढ़ता जाता है, गाढ़े होते जाते हैं, चिपचिपे से अजीब से हो जाते हैं, और स्वाद तो वैसे भी जब चीजें बहुत पुरानी होती हैं तो उनका खत्म हो जाता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। मसालों की बात अगर हम करें तो खड़े मसाले हों या पिसे हुए मसाले हों, पिसे हुए मसाले तो बहुत जल्दी खराब होते हैं, उनके लिए ज्यादा आप सतर्क रहें। और खड़े मसाले भी कोशिश करें, क्योंकि वैसे भी इनकी खुशबू ही तो इनकी पहचान है, और वो सुगंध कम हो जाती है अगर ज्यादा दिन तक पड़े रहे। तो इसके लिए जितना आवश्यक हो उतना ही खरीदें। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। चूंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी कि सुंदरता को बढ़ाने वाली जितने भी क्रीम है, पाउडर है, उन चीजों को भी महिलाएं खास तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और अपने चेहरे पर इस्तेमाल करती हैं। तो अगर वो पुराने हो गए हैं तो वो भी हमारे त्वचा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसके लिए उनकी एक्सपायरी डेट देख लेना बहुत जरूरी है। उसके पहले ही आप उसका इस्तेमाल कर लें और इतना ही खरीदें कि उसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले वो चीजें खत्म हो जाए। मतलब अगर खरीदें तो जल्दी जल्दी लगा लें। वो तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है महिलाओं को, वो अपने आप ही लगा देती है। नहीं, हमारे भाई लोग भी इसमें कम नहीं है, आगे रहते हैं बिल्कुल। उनको भी अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रहता है। मंजू ऐसे मत को बुरा मान जाएंगे। लेकिन यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप खरीदें तो एक सीमित मात्रा में खरीदें, बहुत ज्यादा ना खरीदें। सस्ते के चक्कर में बड़ा सैशे या बड़ा पाउच, बड़ी डिबिया ना खरीद लें क्रीम की या किसी भी चीज की। और आजकल एक पे एक फ्री वाली जो ऑफर दिए जाते हैं ना, उस लालच में हम आ जाते हैं और हम ज्यादा खरीद लेते हैं। अब बात आती है आटे की, है ना, जो हम घर में गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं या फिर ज्वार, बाजरा, मक्का भी कई लोग खाते हैं। तो वो भी आटा जो है वो फ्रेश होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि गेहूं का आटा हमें 15 दिन में खत्म कर देना चाहिए पीसने के बाद, और जो मोटा अनाज होता है उसका आटा हमें खत्म कर देना चाहिए 7 दिन के अंदर पीसने के बाद। क्या बात है। तो अगर इतना इन दिनों के अंदर अगर हम खत्म करते हैं उसे, तो उसकी पूरी जो गुणवत्ता है वो हमारे काम आती है। अगर इसके बाद आटा हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उसके गुणों में कमी आने लग जाती है। तो हम पेट तो भर जाएगा, लेकिन जो उसका न्यूट्रिशन या जो पोषण हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। और कई लोगों को तो बहुत गैस भी होती है पेट में, तो वो अक्सर शिकायत करते कि अरे आज तो रोटी खाने के बाद मुझे बहुत गैस हो रही है। तो उसका भी कारण ये है कि अगर आटा बहुत पुराना होता है तो वो फिर पेट में गैस या अफारा पैदा करता है। यानी कि ये हो गई आटे की बात। वहीं इन्हीं सब चीजों में आ जाता है सूजी, मैदा, बेसन, ये भी सारी चीजें इसी में आती हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम स्वाद की बात करें तो चाय की पत्ती और कॉफी, ये भी बहुत ज्यादा आप इकट्ठा न खरीदें, क्योंकि इनकी भी खुशबू उड़ जाती है। तो जो मजा आपको चाहिए, जो एरोमा चाहिए, जो खुशबू चाहिए, जो रंग चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो और अब बात कर लेते हैं, हम बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं ना, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? वो क्या खराब हो जाएगा उसमें? कौन से मतलब क्या हो जाएगा उसमें? फैशन जो है वो बदल जाता है। हाँ, फिर तो बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए नए नए फैशन आते रहते हैं, तो उस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आप खरीदें। क्योंकि जब हम कई सालों बाद उन कपड़ों को निकालते हैं ना वापस, तो हम ये कहते हैं अरे ये तो आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, अब इसको कौन पहनेगा। और हमारे नाप भी बदल जाते हैं कई बार। तो इसलिए भी हमें जो है जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदे। यानी कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है ये कि आवश्यकता जितनी चीज की हो उतना खरीदे। इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है उसको थोड़ा कम करें। बिल्कुल कम कर दें। और हम अब गाने की बारी है, सुनते हैं ये गाना। कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, मेरी
रेणु जी, जब चीजें घर में ज्यादा इकट्ठी होकर के बिगड़ने लगती है ना, तब हमारी आंखों की नींद चली जाती है और हम ये सोचते हैं, अरे बाप रे, हमने तो इतना पैसा खर्च करके इन चीजों को खरीदा था, अब देखो ये बिगड़ने की नौबत आ गई। भाई हमें तो लगता है कि अगर सामान बहुत कम होगा तो बड़े सुकून की नींद आएगी और सब काम जो है वो बिल्कुल समय से होगा। हाँ, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं आपको कि जितना चाहिए उतना ही ले, और प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति से हमें जितने चीज की जरूरत हो उतनी अगर हम लेंगे तो प्रकृति हमें लंबे समय तक वो चीजें देती रहेगी। और अगर हमने इसका अंधाधुंध दोहन किया तब इसके परिणाम भी हमें ही भुगतने होंगे। तो अब इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।